मेरी दुनिया सिर्फ पटन कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं इसके अलावा ना कुछ देखना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। कि पीडीपी ने ही लोगों को बीजेपी का रास्ता दिखाया, क्योंकि इन्होंने ही पहला ज्वाइन किया बीजेपी के साथ कॉम्बिनेशन करके गवर्नमेंट की यहाँ, तो आपने पीडीपी को ही क्यों चुना? और दोस्तों, हम इस वक्त जिले बारामूला के पटन इलाके में मौजूद है। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिसका नाम जावेद इकबाल साहब है। जावेद इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सभी जानते हैं। इनका एजुकेशन सेक्टर में भी एक अच्छा खासा रोल रहा है और उसके बाद इन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा और खिदमती खलक का जज्बा जो इनके अंदर छुपा हुआ था उसको प्रैक्टिकल और अमली जामा पहनाने के लिए मैदानी सियासत में कदम रखा। लेकिन आज सभी जानते हैं पूरे देश में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। इसी आस्था में हम कि जावेद इकबाल साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क में हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, शुक्रिया। जावेद साहब, आप बताएं, आज उर्से दराज के बाद आपसे मुलाकात हुआ, तो इलाके पटन की अगर बात करें तो पूरे इलाके को आपके साथ एक मजबूत उम्मीद जुड़ी हुई है, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि जावेद साहब एक काबिल उस्ताद भी रहे हमारे इलाके में, और लोकल्स का ये भी कहना रहा कि जो जावेद साहब हैं ये सोशल एक्टिविस्ट भी था। असेंबली इलेक्शन की अब तैयारियां हो रही है हर किसी पार्टी की जानिब से। ये पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो आपको किस तरह की प्रिपरेशन है? सर, मेरा एक्चुअली मंशूर बहुत साफ रहा है। पहले जब से मैं उठा हूँ, आज 3 साल हो गए। बहुत ही क्लियर था मैं पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। जब मैं इन जॉब भी था, गवर्नमेंट जॉब में था, तब मुझे लगा कि पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये मैं ऑन कैमरा नहीं बता रहा हूँ। आप सर पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में हर गली में जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे कम डेवलपमेंट हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। आप हैरान हो जाएंगे अगर आपको मैं ये बोलूँ, आज के टाइम पे भी साफ पीने का पानी भी हमें मैसर नहीं है। मैक्सिमम गाँव का, ऐसा नहीं कि एक आधा गाँव हर जगह पे होता है, लेकिन यहाँ पे करीबन 70% गाँव ऐसे हैं जहाँ पे पीने का पानी आज भी मैसर नहीं है। जल जीवन मिशन जो चल रहा था, आप ये डॉक्यूमेंट सेक्रेटरीट से निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा है जल जीवन मिशन का। वो ऑब्वियस सी बात है, वहीं लगता है जहाँ काम ही नहीं हुआ। इनको कोई फिक्र नहीं थी आज तक। इंसान मर रहे थे, बीमारियों में जूझ रहे थे इस पानी से। यहाँ पे सर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जब मैं उन एरियाज़ में जाता हूँ और उन नालों का वो पानी पीते हैं जहाँ पे गंदगी, कुछ ऊपर गांव में कुछ लोग गंदगी डालते हैं उस नाले में, और नीचे वाले जो गांव है जहाँ पे बुरन, हमारा त्रिकोल वाला एरिया जिस साइड में जाता हूँ सर, वहाँ पे उसी नाले का वो पानी पीते हैं, जहाँ पे इवन डाइपर्स भी उसी ऊपर वाले जो नाले में रहते हैं। आप ये सोच लीजिए कि किस तरीके से इनको लीडर हम समझे, और नहीं फिर ज़मीर जाग जाए किसी का, मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। पलहालन में एक बड़ा फैक्टर हो रहा था कि हर बार एक दाग जैसा महसूस होता था कि पॉलिटिकल, जब भी इलेक्शंस होते थे तो ये बाइकआउट करते थे। तो हमने जहन बनाया कि हम सबसे पहले पलहालन को रेडी करेंगे इस बार, उसके बाद हर एक उस गांव को जिसको फैसिलिटी नहीं मिले उन तक जाएंगे और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर चेंज होगी तभी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। हाँ जावेद साहब, एक सवाल है आपके लिए। आप मैदानी तालीम में थे, एजुकेशन सेक्टर में आप काम कर रहे थे, तो किस बिना पर आपने सियासत चुनी? सर, सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का जो हमारा जो सबब है वो है नौजवान आज के टाइम में। जब मैं मेरी पोस्टिंग हायर सेकेंडरी पलहालन में थी, लास्ट पोस्टिंग, तो मैं जब 11-12 के बच्चों से, वो बाशूर बच्चे रहते हैं, उनसे जब बात करता था कि यार आप लोग क्यों ड्रग्स वाले जो रास्ते इख्तियार करते हैं, या आप लोग क्यों डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, तो पलहालन से खुसूसन मुझे एक आवाज़ आई कि यार FIRs में बहुत सारे बच्चे हैं और डेवलपमेंट ज़ीरो है, आबादी बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मुझे एक घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों को भी यहीं पलना है और बढ़ना है। तो अगर हम नहीं सोचेंगे इस बार यूथ का, मुझे लगता है ये जो ड्रग्स का अभी लेवल जो बढ़ रहा है ये बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बाशूर लोगों को सामने आना चाहिए। जो इवन हमारे जो मौलानाज हैं उनको भी एक सिर्फ मीडियाज़ पे नहीं, ऑन ग्राउंड हमें काम करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, इन बच्चों को बचाने के लिए। ड्रग्स एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है मेरे सियासत में आने के लिए। सर साहब, आप बताएं कि जो ड्रग की लत लगी है हमारे कश्मीर में, तो आपने अभी कहा कि मैं ड्रग एडिक्शन के खिलाफ था, हमेशा से मैं रहा भी और रहता भी हूँ और हमेशा रहूँगा भी, तो आज तक कोई कदम जो ड्रग के हवाले से आपने उठाया
खासकर अगर हम अपने आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात करें, पटन कंस्टिट्यूंसी में कौन सा आपने एक कोई खास कदम जो है जो आपने ड्रग के हवाले से उठाया जो अभी भी लोगों के दिलों में मतलब जिसकी याद है, तो हमारे साथ शेयर कीजिए। सर पहले दिन से मैं ड्रग्स के खिलाफ ही रहा और इंशाल्लाह मरते दम तक रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कश्मीरियों को सच में जहाद करना है तो वो ड्रग्स के खिलाफ करना है। इसलिए मैं अभी आपको बोल रहा था कि जो हमारे मौलानाज हैं उनको भी आगे निकलना पड़ेगा, एक जहाद करना है हमें ड्रग्स के खिलाफ। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है हमारे जो नौजवान तबका है वो हमारी बच्चियाँ हो, हमारी बहनें हो या हमारे भाई हो, यूथ को उसको बाहर निकालने के लिए हमें जहाज पे अब उतरना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह रहमान मैंने उसकी शुरुआत की है। मुझे एक मौका मिला है ड्रग्स के खिलाफ काम करने का। जम्मू कश्मीर का पहला ड्रग डी एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर जो प्राइवेट है वो मैंने बनाया। पहले मैं कोई नहीं हूँ सर, ये अल्लाह ताला का करम है, उन्होंने मुझे चुना है इस काम के लिए। मैं धूल भी नहीं हूँ यहाँ पे जो हमारे मौलानाज है या बाकी जो बाशूर अवाम है, मैं कोई भी नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह ने एक मुझे मौका दिया है, मुझे कुछ फाइनेंशियली जो मदद मिली है अल्लाह की तरफ से, मैंने उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूथ के लिए बनाया और उसी के साथ में ड्रग डी एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर बनाया। आप ये पता कर सकते हैं ये जम्मू कश्मीर में पहला अकेला जो ड्रग डी एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर है प्राइवेट। गवर्नमेंट के तो बहुत सारे लेकिन प्राइवेट पहला है, क्योंकि नीयत मेरी ये बताती है कि मैं किस मंशूर से उठाऊं और इस मंशूर के ऊपर में इंशाअल्लाह रहमान मैं मरते दम तक इसी मंशूर के ऊपर रहूंगा और नौजवानों को मैं आवाज देता रहूंगा कि खड़े हो जाओ जहाद के लिए ड्रग्स के खिलाफ। जो भी अवाम, ये एक्चुअली ड्रग्स इसलिए बढ़ रहा है क्यों यहाँ पे बाशूर अवाम छुप करके बैठा है, इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इंशाअल्लाह रब्बन आगे मुझे कुछ भी और इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे ड्रग्स के लिए, मैं उठाऊंगा। क्या आप नहीं मानते सर, जो जितने भी ये फाइनेंशियली, ये सारे लोग फाइनेंशियली स्टेबल है, जितने भी लीडर्स हैं हमारे, कुछ काम किया उन्होंने यूथ के लिए, कुछ काम किया उन्होंने ड्रग्स को रोकने के लिए, सिर्फ ये नारे देते रहते हैं और बस ये प्ले कार्ड्स उठाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, चलो ड्रग्स के लिए आवाज उठाओ। लेकिन कर क्या रहे हो आप? किस तरीके से आप इस ड्रग वाले बच्चे को लेके आओगे साफ सुथरे? ये अब इस बवाल में फंस गया है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए इसको बाहर निकालें, इसको इलाज करें। सिर्फ हम लगे हैं कि यार हम डोनेशंस देते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा हम डोनेट करें। अब जावेद इकबाल का ये मंशूर बना है, अगर मैं डोनेट करने के लिए काबिल हूं, अगर मैं महाना 10,000 रुपए खर्च करूंगा तो मैं उस डॉक्टर के ऊपर खर्च करूंगा जो वहां पे मुझे इन बच्चों को बाहर निकालने में मदद करे। मेडिसिन फ्री करूंगा मैं वहां पे ड्रग्स की। और ये मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बन जाऊंगा कुछ उसके बाद करूंगा, बनने के बगैर भी जो मुझे अल्लाह ताला जो सलाहियत देगा मैं ड्रग्स के लिए काम करूंगा। जो ये सर जय साहब, आप बताएं कि यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट द कश्मीर, यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, आपने पीडीपी को ही क्यों चुना? लेकिन पीडीपी जो है, इन पर एक आरोप है, इन पर एक बड़ा इल्जाम है कि पीडीपी ने ही लोगों को बीजेपी का रास्ता दिखाया, क्योंकि इन्होंने ही पहला ज्वाइन किया बीजेपी के साथ कॉम्बिनेशन करके गवर्नमेंट की यहाँ। तो आपने पीडीपी को ही क्यों चुना? और सर आप सर मीडिया हाउस से हैं सर, आपको बहुत ज़्यादा बखूबी इस चीज़ का पता होगा कि उस टाइम हालात कैसे बने थे कि जो बीजेपी के साथ अलायंस जो उस टाइम हुआ था वो एक प्रेशर पॉइंट बनाया गया था। सर ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, शायद ही आज तक किसी ने ये चीज़ का बताया हो आपको कि हमारे कुछ जो जिनको कश्मीर की बड़ी हमदर्दी थी, जिन लीडर्स को, वो दिल्ली में उस टाइम बैठे थे बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए, अगर महबूबा जी नहीं करते। और ये मैं सर आप इस चीज़ से नकार नहीं सकते, इस चीज़ को आप गलत नहीं कह सकते, आप ऑन ग्राउंड देख लीजिए। और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, ये चीज़ लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन हर एक बाशिंदे को पता है कि उस टाइम हालात क्या बने थे, कौन से लोग जो जिनको हमदर्दी थी कश्मीर के साथ वो दिल्ली में बैठे थे, इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि हम अलायंस करें। और शायद उस टाइम महबूबा जी ने उस चीज़ पे रोक लगाई उस टाइम बीजेपी के साथ अलायंस करके, और उनकी बातें ना मान के, जिसका बड़ा एक वजह यह बन गया कि उसको अलायंस तोड़ना पड़ा। अगर महबूबा जी, मुझे लगता है कि अगर सारी चीज़ें वो मान जाते तो मुझे नहीं लगता कि अलायंस टूट जाता। अलायंस इसी वजह से टूटा कि ताकि महबूबा जी ने ये चीज़ें नहीं मानी। और जब हमारी बात भी महबूबा जी से हुई, महबूबा जी ने उस टाइम क्लियरली बोला था, अगर बेटा मैं बीजेपी के साथ अलायंस उस टाइम नहीं करती तो ये लोग कश्मीर को बेच खाते। ये लोग दिल्ली में इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, गिद्ध जैसे बैठे हुए थे वो दिल्ली में, इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी के साथ अलायंस करके हर एक चीज़ बिक जाती है यहाँ पे। उस टाइम रोका महबूबा जी ने, एक और मौका दिया कश्मीर को कि नहीं वो अपनी लीडरशिप चुने और एक सही तरीके से बाशूर अवाम को इस तरीके से बाखबर करके कि क्या हालात बने थे, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इनको रोका था। अगर 5 साल पूरी हुकूमत चल जाती है तो मैं भी आज महबूबा जी को बोलता कि नहीं, आपने महबूबा जी गलत किया।
उस टाइम अलायंस तोड़ना बीजेपी का, ये उस चीज़ की इंडिकेशन थी कि इन्होंने नहीं मानी वो चीज़ जो हमने रखी थी कश्मीर के लिए, जो ऑन टेबल थी जो बातें। तो मुझे लगता है कि सर बाशूर अवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हालात क्या बने थे उस टाइम वो बनाने के लिए। जज साहब, आप बताएं कि अभी पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन आई नहीं आपके लिए कि आपका मैंडेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई अभी इसकी। अगर पार्टी की तरफ से आपका अनाउंसमेंट नहीं हुआ एज ए मतलब मैंडेट आपका नहीं आया कंस्टिट्यूंसी पटन में, तो आप पार्टी में ही रहना चाहोगे, किसी और पार्टी का दामन थामना चाहते हो? नहीं, मैं पार्टी में ही रहूँगा जनाब, क्योंकि ये अब बात मैंडेट की नहीं है यहाँ पे बात है, मैं अपनी पार्टी में था सर, उस टाइम पे भी मैंने मना कर दिया था। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसके ऊपर आप अपनी जो गलत चीज़ें वो थोप नहीं सकते। मैं ये चीज़ नहीं, मतलब कोई मुझे क्रिटिसाइज करेगा आप पार्टियां बदलते हो, आप ये, इन चीज़ों को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सही चीज़ मानता हूँ, अगर जहाँ पे भी जिस पार्टी में भी कुछ भी गलत होगा और मैं सर उठा के वहाँ पे, मैं ही एक अकेला बच्चा हूँ, मैं अपने आप को सर लीडर नहीं मानता हूँ, मैं कोई इतना कदावर लीडर नहीं हूँ, लेकिन अपने लोगों की आवाज़ हूँ। उस आवाज़ की कदर रख के मैं अकेला एक ऐसा लड़का था जो उस टाइम अपनी पार्टी में खड़ा हुआ था कि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, आप बीजेपी के साथ अलायंस नहीं कर सकते। कल अगर पीडीपी का भी अलायंस वहां पे होता है बीजेपी के साथ, तो मैं उस टाइम बाहर आऊंगा, ना कि आज बाहर आऊंगा। मैं उस टाइम पे भी यही आवाज खड़ी रखूंगा कि मैं बाहर आ जाऊंगा। हाँ जैद साहब, मैदानी सियासत की अगर बात करें तो वहां पे बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारी पार्टीज है। असेंबली के हवाले से बताएं, पीडीपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ से एनसी है, एक तरफ से अपनी पार्टी है, एक तरफ से पीसी है, एक तरफ से बहुत सारी पार्टीज है इस वक्त जो मैदान अमल में काम कर रही है। तो एक बड़ा चैलेंज है पटन कंस्टिट्यूंसी में। यहाँ पे तो एक मतलब हम कहेंगे कि फाइनल में जैसा मजा आ रहा है यहाँ पे। तो आप बताएं कि आप इस चैलेंज को किस तरह से फेस करना चाहोगे? सर चैलेंज तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी ने कोई काम किया नहीं है। अगर काम किया होता है एनसी हो या पीसी हो, तो शायद मुझे डर रहता कि यार मुझे कोई स्पेस नहीं मिलेगी और मैं आगे नहीं जा सकता। इनका जीरो काम है सर, ये जीरो पे आउट हो चुके हैं। अभी तक रन बनाने की बात है नहीं, बस अब ये लोगों को समझा रहे हैं हम आगे करने वाले हैं। लेकिन लोग बाशूर है यहाँ पे, उनको पता है आज तक नहीं किया तो आगे भी क्या करेंगे। मैं पटन की बात अगर करूँ सर, पटन में अगर जो पाइपलाइन अभी तक आई है यहाँ पे पटन में अभी सेंक्शन हुई है, तो वो मुफ्ती साहब के टाइम पे सेंक्शन हुई है। डिग्री कॉलेज पटन की बात करें वो मुफ्ती साहब की देन है। हम पलहालन के जो मॉडल विलेज की बात करें मुफ्ती साहब की देन है। पलहालन में जो हायर सेकेंडरी है वो मुफ्ती साहब की देन है। यहाँ पे कुछ भी काम जो इन लोगों ने नहीं किया है, जो यहाँ पे सरकारों में थे आज तक, आप अगर 4 भी काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए होते यहाँ पे, 4 भी काम सर, सिर्फ 4 काम मैं बोल रहा हूँ, हमारे लिए यहाँ पे किए होते, तो शायद मुझे ये डर रहता है यार इन लोगों ने काम किया है तो शायद मैं सियासत में भी नहीं आता सर, फिर मैं छोड़ देता। मैं अपने जॉब में बहुत खुश था, टीचिंग प्रोफेशन जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था और अभी भी करता हूँ। मैं आज भी कुछ स्कूल्स में जाके कुछ लेक्चर्स देता हूँ या कुछ क्लासेस देता हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद अगर अल्लाह ने चाहा मैं किसी कुर्सी पे बैठा भी इन फ्यूचर, तो मैं तब भी कोशिश करूँगा नहीं मैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है मैं वहाँ पे जाके एटलीस्ट एक क्लास हफ्ते में दे पाऊँ। बड़ा रोल है जो हमारे मौलानाज है, उनका बहुत बड़ा रोल है एक यूथ को अच्छा रास्ता दिखाने में। एक तो हो गया कि हम मस्जिद में जुमाउन टाइप पे हम जो भी हम हमारा स्पीच होता है उस टाइम जो बयान होता है, एक तो वो होते हैं, वो तो चलता ही रह रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड हमारे जो मौलाना साहिबान हैं उनको बाहर निकल के सियासी फील्ड में आना चाहिए। मैं इसको मतलब खुशकिस्मती समझता हूँ कश्मीर की कि यहाँ पे मौलाना साहिबान अब उस फील्ड में आ रहे हैं। लेकिन अब साफ नीयत से यूथ को बाहर निकालने का काम करना है इस बवाल से, ड्रग्स से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ये जो आजकल सुसाइड चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानी है यहाँ पे यूथ की, उनको बाहर निकालने के लिए मुझे लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शाना बशाना चलने के लिए यूथ के, ताकि हम इस बवाल से निजात पाएँ। अगर आपको सच में खिदमत खलक करने का जज्बा है, आप देखिए अगर हाल ही में हम बात करें लोकसभा इलेक्शंस की, इंजीनियर रशीद की अगर हम बात करें, उसने एक अच्छा खासा मतलब मार्जिन हासिल किया जो अपने नाम किया। अगर पटन की बात करें, यहाँ पे भी एक एआईपी का एक बहुत बड़ा चर्चा है। आपने क्यों नहीं एआईपी का दामन चुनकर, उन्हीं का प्लेटफॉर्म चुनकर आगे बढ़ा? कि क्या हर्ज था आपको एआईपी में, आपने पीडीपी का दामन लिया? सर मुझे कोई हर्ज नहीं है मतलब किसी पार्टी में। हम जब भी इंजीनियर रशीद साहब की बात उठती है कभी भी इंटरव्यूज़ में, आप कभी भी देख लीजिएगा, मेरी एक सॉफ्ट कॉर्नर, मेरी एक हमदर्दी है उनके साथ। सियासी लेवल पे नहीं है, एक जो भी बंदा जो भी बेगुनाह जेलों में है वो इंजीनियर रशीद साहब की नहीं बात है। हमारे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
वो रास्ता इसलिए नहीं, वहाँ पे एक ही मंशूर है कि इंजीनियर रशीद साहब को हमें जेल से बाहर निकाला, लेकिन मेरा मंशूर है कि मुझे जो पलहालन के जो बच्चे जो हमारे नौजवान हैं वो जेलों में बहुत टाइम से बंद है, उनकी बात करो, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग FIRs में जेलों में बंद है, PSA लगे हुए, और जो बेगुनाह कहीं पे जो फंसे हुए हैं उस टाइम वहाँ पे जेलों में, तो वो उनको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा मंशूर, मेरी दुनिया बहुत छोटी है, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ये बोलता हूँ, मेरी दुनिया सिर्फ पटन कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं इसके अलावा ना कुछ देखना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। अगर अपना घर ठीक होगा उसके बाद आप बात कर सकते हो दूसरे घर की, दूसरे एरिया की। मेरा मानना है कि पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग बंद है बेगुनाह, मैं उनकी बात करूं और डंके की चोट पे सर उनको रिहा करवाऊं, मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, मुझे किसी के भी हाथ पैर जोड़ना पड़े और इवन दामन फैलाना भी पड़े, उनको लेके आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। मेरा ये मंशूर है और ये शौक है सर। असेंबली इलेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन का मतलब बिगिन हो चुका है, तो आप बताइए पटन के जो वोटर्स हैं, पटन का जो अवाम है, आप बताइए कि व्हाट विल बी योर मैसेज अबाउट द पीपल ऑफ पटन फॉर अपकमिंग इलेक्शंस, जो असेंबली इलेक्शंस है, आप इनके नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं लास्ट में? सर पैगाम तो बस यही एक रहेगा, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को इस बार इकट्ठा होना पड़ेगा। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर इन लोगों ने कुछ किया है, मैं आपको वसूकन बोल रहा हूँ, अगर इन जो बुजुर्ग लोग हैं आपके अभी तक जो पॉलिटिशियन यहाँ पे आए हैं, अगर इन लोगों ने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम किए तो आप उन्हीं को वोट डालिए, अगर नहीं तो इस बार चेंज का टाइम आया है, इस बार एक ऐसा मौका मिला है हमें पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को इकट्ठा होने का। एक नौजवान को लेके आइए, ये जरूरी नहीं कि जावेद इकबाल को लेके आया, आप एक नौजवान को आगे लेके आए, उसको जिताए, उसको कामयाब करें, ना कि इन बुजुर्गों को जो 5 साल के बाद या 3 साल के बाद यही बोलेंगे कि नहीं जनाब हमारे तो घुटनों में दर्द है, हम तो, और आप किस वजह पे आप एक रिटायर्ड बंदू को लेके आएंगे? गवर्नमेंट रिटायर करती है एक मंशूर को लेकर कि वो उनकी सलाहियत नहीं होती है काम करने के लिए, वो जज्बा नहीं होता है, वो आगे उतना पोटेंशियल नहीं होता उनको सोचने समझने का, तो आप क्यों उनको लेके आना चाह रहे हैं आगे? इससे बेहतर है आप किसी नौजवान को मौका दीजिए, और यहां पे नौजवानों ने दिखाया है, जब नौजवान बेदार होता है ना तो वो पूरा जो ऐवान है वो हिला देता है। इस बार मौका मिला है, हम इकट्ठा काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि जावेद इकबाल में वो सलाहियत है, वो काम कर सकता है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उनको वोट डालिए। अगर नहीं लगता है तो आप किसी नौजवान को खड़ा कर लीजिए, नौजवान का साथ दीजिए, मैं भी आपके साथ ही उस टाइम रहूंगा। हम एक नौजवान को खड़ा करेंगे और उसको कामयाब करेंगे।